Hello everyone and welcome to Brilliant Brains. In today's video lecture I am going to explain you chapter 1 class 9th हिस्ट्री द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंसिडेंट के बारे में बता चुकी हूँ कि कैसे चैप्टर 14 जुलाई 1789 के इंसिडेंट से स्टार्ट होता है। फिर आपको फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बताया गया कि 18th सेंचुरी में सोसाइटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से था, और मैंने किंग के बारे में बताया कि लुई 16 किंग था, कैसे वो गद्दी पे बैठा था, उसको ट्रेजरी खाली मिलती है और उस ट्रेजरी के रीजंस बताए, खाली होने के रीजंस क्या थे, और लास्ट में क्या डिसीजन किंग लेता है, मोनार्क लेता है कि ही हैज टू इम्प्रूव द टैक्सेस उसको क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। और सेकंड आपको क्या बताया था कि सबसिस्टेंस क्राइसिस से सोसाइटी गुजर रही थी, मेनली द थर्ड स्टेट ऑफ द सोसाइटी। और साइड बाय साइड आप क्या देख रहे थे कि थर्ड स्टेट के अंदर जो अपर स्टेटा था, थर्ड स्टेट के अंदर ही वो जो वॉयज कर रहा था बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, अलग अलग फिलोसफर्स के टच में जो आया, अलग अलग कंट्री के लोगों के विचारों से उनका टच हुआ, तो उनके अंदर एक अवेयरनेस की भावना आई और वो किस तरीके से आपस में को रिलेट होकर फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के आउटब्रेक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर वीडियो के अंदर हम क्या कवर करेंगे, द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस आउटब्रेक, कि कैसे सारी चीजें एक साथ मिलकर फ्रांसीसी क्रांति की घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहले क्या था, लुई 16 राजा था, वहां का मोनार्क था, वही डिसीजन लेता है। क्या डिसीजन लेता है कि उसको एक्सपेंडिचर्स को फॉलो रखने के लिए, सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेजरी में पैसा लाना पड़ेगा। और वो पैसा कहाँ से आता, टैक्सेस इंक्रीज होंगे तभी उसके अंदर खजाना आएगा। वो क्या करता है कि 5 मई 1789 को, देखो 1789 पहली डेट क्या थी, 14 जुलाई जब इंसिडेंट होता है, तो ये मई है, मई के बाद जुलाई आएगा, मीन्स इंसिडेंट नजदीक आता जा रहा है हमारा, कि वो जब घटना घटी थी तो चीजें आपस में कोरिलेट होते होते इस डेट के नजदीक आने वाली है, ठीक है। तो 5 मई 1789 में मीटिंग बुलाता है, और वो जो मीटिंग बुलाता है वो किसकी बुलाता है, स्टेट जर्नल की। अब ये स्टेट जर्नल है क्या, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टेट जर्नल, जैसे कि आज के टाइम में हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट होता है हमारा, ये किसके लिए है, डेमोक्रेसी के लिए है। लेकिन उस टाइम पे जो 3 सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, 3 सेक्शन थे सोसाइटी के फ्रांस के अंदर, इन तीनों सेक्शन में से रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता था। तो ये क्या थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी, क्या थी, पॉलिटिकल बॉडी थी, जिसका नाम वहां पे, हम अगर इंडिया के अंदर पार्लियामेंट कह रहे हैं तो वहां क्या कहा जाता था, इसको स्टेट जनरल कहा जाता था। किस टाइम, जब मोनार्क वहां का था, राजा लुई 16 वहां का था, ठीक है। तो जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाता है। मीटिंग किस लिए बुलाता है वो, 5 मई 1789 को मीटिंग उसको क्या करने थे, टैक्सेस इंक्रीज करने थे। और टैक्सेस, बेशक वो राजा था लेकिन वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकता था टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए, उसे स्टेट जनरल की सहमति उसके लिए चाहिए थी, उसकी हामी, उनकी कंसेंट उसके लिए जरूरी होती थी। तो वो क्या करता है, टैक्सेस के ऊपर डिस्कशन करने के लिए कि कितना बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इन सब फाइनल डिसीजन हालांकि उसी का होता था। और इस स्टेट जनरल को सिर्फ राजा ही बुला सकता था जब वो चाहे, कोई भी स्टेट ऑफ द सोसाइटी इसको बुला नहीं सकता था कि हमें मीटिंग करनी है। तो ये राजा की इच्छा के ऊपर था, अब उसको टैक्स इंक्रीज करने थे तो उसने मीटिंग बुलाई 5 मई 1789 को, ठीक है। तो प्लान टू इम्पोज द टैक्स क्यों बुला रहा है, क्योंकि उसको टैक्स इंक्रीज करने थे, ट्रेजरी को रिकवर करने के लिए। तो क्या कहता है, कांट इम्पोज विदाउट द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, ये टैक्सेस वो स्टेट जनरल की सहमति के बगैर, मीटिंग में एजेंडा पास हुए बगैर इम्पोज नहीं कर सकता था, ठीक है। तो क्या होता है कि लास्ट टाइम मीटिंग उसने कब बुलाई थी, लास्ट टाइम बुलाई थी उसने 1614 के अंदर, ठीक है। और जब ये लास्ट, बिल्कुल उसके सबसे लास्ट वाली सक्सेसफुल ये थी 1614 की लास्ट जो थी, लेकिन यहाँ पर जब ये बुलाता है 1789 के अंदर, वो सक्सेस नहीं होती है। तो क्वेश्चन आता है कई बार 1 मार्क में, व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ जनरल स्टेट, तो इन 1614, इससे पहले के जो राजा रहे, 1774 में बना था ये, तो उसके पहले जो रहे हैं राजा, लुई 15 रहा हो या 14 रहा हो, उसने जो मीटिंग बुलाई थी वो सक्सेसफुल थी। अपने टाइम पीरियड में उसने जो
बुलाई मीटिंग, वो उसकी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग कॉल्ड ऑफ स्टेट जनरल, देन इट इज 1614। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, रिमेम्बरेबल। ओके, तो वो बुलाई जाती है। ओके, नेक्स्ट टाइम अभी क्या कहता है, उस मीटिंग में क्या होता है, प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस रखता है, मीटिंग आ जाती है, लेकिन सिस्टम क्या होता था उस मीटिंग को बुलाने का। प्रपोजल तो क्लियर हो गया कि उसे टैक्सेस इंप्रूव करने हैं, क्या क्राइटेरिया होता था कि जो ये 3 स्टेट होते थे, इन 3 स्टेट में से सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव आता था, हर कोई वहां पे नहीं आता था। कहाँ पर आता था, हमने पढ़ा था वर्सेल्स के अंदर कोर्ट था, उस कोर्ट में मीटिंग बुलाई जाती थी। जैसे कई बार फिल्मों में भी दिखाया जाता है ना, राजा महाराजाओं के दरबार होते हैं, तो बीच में राजा होता है और दोनों साइड सिंहासन लगे होते हैं, और वहां पर मुख्य मुख्य जो मेन मंत्री होते हैं वो ऐसे बैठते हैं। सेम सीन था वहां पे, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया था, 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट। 300 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, फर्स्ट स्टेट से भी 300 हो गए और सेकेंड स्टेट से भी क्या हो गए, 300 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 600 हो गए, ठीक है, दोनों स्टेट के, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि 600 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम थर्ड स्टेट। तो यहाँ भी कितने हो गए, 600 हो गए। क्वांटिटी क्या हो गई, दोनों की बराबर हो गई, वैसे तो इक्वल है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती क्यों हुई। 40 लेटर्स फ्रॉम पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। ये जो 600 लोग थे, इनमें से जो थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में से, ये तो आपको पहले ही पता है कि हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे। फर्स्ट में सिर्फ प्रिस्ट होते थे और सेकंड में नोबल मैन होते थे, जो लैंडलॉर्ड्स या फ्यूडल सिस्टम को फॉलो करने वाले, जमींदारी प्रथा को फॉलो करने वाले लोग होते थे। और जो ये 600 थर्ड स्टेट से आए, ये भी वो लोग थे जो हमने पहले के वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि एमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास का एक स्टेटस उभर कर सामने आ रहा था। वो लोग जो अवेयर थे फिलोसफर्स की बातों से, ठीक है, लॉयर्स, टीचर्स, अच्छे अच्छे मीन्स आदमी वहां पर आए हुए थे, बुद्धिजीवी लोग। तो सेम पोर्शन हो गया दोनों का, 600 एंड 600। लेकिन यहाँ पे टकराव की सिचुएशन बनती है, क्यों बनती है, देखिए। 400 लेटर्स फ्रॉम पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, वो जो टीचर्स लोअर्स आए थे, इनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर जो गरीब किसान और आर्टिसंस थे, उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, वो 40,000 शब्दों का एक पत्र लेकर आए थे कि वो उसको पढ़ के सुनाएंगे कि इन लोगों की ये जरूरतें हैं और ये पूरी की जानी चाहिए। तो टैक्सेस जो इम्पोज करने थे, उसका डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता था, इनकी वोटिंग पे डिपेंड करता था। 600 ये और 600 ये। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि वोटिंग हैड टू कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल्स दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट, कि यहाँ से हर स्टेट की 1 वोट काउंट की जाएगी, ठीक है। तो 1 वोट का मतलब क्या हो गया कि 300 एक वोट ये डाल रहे हैं, 300 एक वोट ये डाल रहे हैं, तो 600 में कितनी हो गई इनकी वोट, 2 हो गई। और ये 600 एक ही वोट डालेंगे तो इनकी वोट क्या हुई, 1 हुई। मान लो डिसीजन लिया जाता है कि टैक्सेस बढ़ाए जाने चाहिए कि नहीं बढ़ाने चाहिए, तो नोबेलिटी और कैलर्गी को तो पे ही नहीं करना पड़ रहा, उनको तो बल्कि फायदा है कि ट्रेजरी ऐसे ही इम्प्रूव हो जाएगी उसकी अमाउंट। तो वो क्या कहेंगे कि हाँ बढ़ा दी जाए, और दोनों एक ही वोट डालेंगे रजामंदी के ऊपर, और ये कहेंगे नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन वोट क्या काउंट होगा इनका, 1 वोट काउंट होगा। तो क्या कहते हैं, वोटिंग हैड टू कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट, की हर स्टेट का वोट क्या काउंट होगा, 1 ही काउंट होगा। तो इनकी तो मेजोरिटी हो गई, ये माइनॉरिटी में हो गए, तो क्या डिसीजन फॉलो किया जाएगा कि टैक्स क्या किया जाना चाहिए, इम्प्रूव कर दिया जाना चाहिए। तो क्या होता है कि ये जो डिमांड करते हैं कि टैक्स इम्प्रूव नहीं किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए कि इक्वल वोटिंग होनी चाहिए, वो मना कर देते हैं इस चीज को कि हम इस डिसीजन को मान्य नहीं करते कि आपकी 2 वोट रहेंगी और हमारी 1 वोट रहेगी, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि हमारी भी 2 ही वोट होनी चाहिए, या फिर जितने रिप्रेजेंटेटिव हम उतनी वोट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विवाद खड़ा हो जाता है, और ये थॉट जो उन लॉयर्स के ऊपर, जो मिडिल क्लास के लोग एमर्ज होकर आ रहे थे, बुद्धिजीवी बनकर आ रहे थे, फिलोसफर बनकर आ रहे थे, कहाँ से उनको आइडिया मिला था, रूसो एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, उन्होंने बुक लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर उन्होंने ये बताया कि किसी भी कंट्री के अंदर जो है किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए, ह्यूमंस के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज इक्वल होनी चाहिए, ये सब चीजें उन्होंने लिखी। तो इस बुक से इंस्पिरेशन उन लोगों ने ली हुई थी, और उन्होंने डिमांड की, आवाज उठाई कि ये गलत है,
जो प्रिविलेजेस पहले से चले आ रहे हैं, सोसाइटी प्रिविलेजेस के बेस पर अब नहीं चलेगी। ओल्ड रिजाइम को अब खत्म करने की जरूरत आ गई है। अगर हम फ्रांस के सिटीजन हैं तो हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें मिलनी चाहिए। तो वो किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? इन शॉर्ट, डेमोक्रेसी की वो डिमांड करने लगे। तो क्या कहता है राजा, अब क्या करता है मोनार्क? डिमांड फॉर इक्वल वोटिंग प्रजा करती है, थर्ड स्टेट करता है। कौन करता है? ये थर्ड स्टेट करता है। लेकिन राजा क्या करता है? किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, वो मना कर देता है, क्योंकि उसके तो फेवर में वो है नहीं ये चीजें। वो क्या चाहेगा कि उसी की चलती रहे, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर स्प्रेस हो रहा है तो होता रहे। फिर वो क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली मीन्स ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे ये डिमांड करने लग जाते हैं कि हम नेशनल असेंबली फॉर्म करेंगे अपनी खुद की। खाली कौन करेगा? थर्ड स्टेट के लोग अपनी एक असेंबली बनाएंगे और उसका नाम वो क्या रखेंगे? नेशनल असेंबली। लेकिन राजा इस प्रपोजल को मना कर देता है कि नेशनल असेंबली भी फॉर्म नहीं होगी। उन लोगों ने डिमांड की कि जो आपकी तानाशाही है, आपकी मनमानी है, इसके ऊपर एक मीन्स टू से रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए कि आप अपनी मर्जी से सारे काम ना करें, और एक ऐसी असेंबली बनाई जाए जो आपके कामों को जज करे। उसका नाम क्या होगा? नेशनल असेंबली। लेकिन राजा मना कर देता है इस चीज से। तो क्या होता है? वो क्या कहते हैं कि ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या कहते हैं? एक नया कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया जाए, सिर्फ नोबेलिटी, कैलेगी और राजा की तानाशाही पे ही कंट्री ना चलाई जाए, नया संविधान लिखा जाना चाहिए। ठीक है। इन विचारों को, थर्ड स्टेट के इन विचारों को दो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। एक था मिराबियो, ये नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, सेकंड स्टेट से बिलोंग करता था, लेकिन फिर भी ये थर्ड स्टेट के फेवर में था। कभी कभी कोई एक्सेप्शंस भी हो जाते हैं दुनिया के अंदर की, बेशक वो नोबेलिटी से बिलोंग करता था, योग्य फैमिली से बिलोंग करता था, फिर भी वो ये कहता था कि डिस्क्रिमिनेशन जो फॉलो किया जा रहा है ना थर्ड स्टेट के लिए, ये ठीक नहीं है, इसको हटाया जाना चाहिए। वो क्रांतिकारी विचारों का आदमी था, इक्वलिटी वो समाज के अंदर चाहता था। तो उसने, मिराबियो ने, नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, नेशनल असेंबली को सपोर्ट किया कि नेशनल असेंबली राजा के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए, उसके ऊपर वो अपने विचारों को ऐसे ही फॉलो ना कर सके, ये नेशनल असेंबली जरूर बननी चाहिए। और सेकंड कौन था? एबीसीएज। एबीसीएज क्या था? वो एक प्रीस्ट था, वो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता था। पादरी होने के बावजूद भी उसने नेशनल असेंबली को सपोर्ट किया। वो भी ऐसे ही विचारों का आदमी था। वो चाहता था कि समाज में बदलाव आना चाहिए। सिर्फ दो ही स्टेट सोसाइटी के इतने प्रिविलेजेस को मतलब इंजॉय कर रहे हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं, और थर्ड स्टेट सफर किए जा रहा है, तो ये चीजें उसको गलत लगती थी। और वो एक बहुत अच्छा फिलोसफर भी था प्रीस्ट होने के साथ साथ। तो उसने बहुत कुछ लिखा भी थर्ड स्टेट के बारे में, नेशनल असेंबली के बारे में, और मीटिंग्स वो थर्ड स्टेट के लोगों की लेता था। एज ए लीडर बनकर उसने काम किया। किसने? एबीसीएज ने। तो वो क्या कहता था? व्हाट इज थर्ड स्टेट? थर्ड स्टेट है क्या? क्या बोला उसने कि थर्ड स्टेट उन लोगों का समूह है जो समाज के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं और जो कि जरूरी भी है। ठीक है। तो ये चीजें सारी हैपन हुई कि मीटिंग बुलाई जाती है 5 मई 1789 को। क्यों था बुलाने का एजेंडा? क्या था? टू इम्प्रूव द टैक्सेस। लेकिन राजा अकेले उनको इम्पोज नहीं कर सकता था, इसलिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। स्टेट जनरल क्या था? एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसके अंदर 3 स्टेट्स के लोग रिप्रेजेंटेटिव क्या करते थे? पार्टिसिपेट करते थे। उसके अंदर क्या था? 1 स्टेट 1 वोट वाला क्राइटेरिया था। थर्ड स्टेट के लोग जो कि आजकल अवेयर हो रहे थे, उनके थॉट्स इंक्रीज हो रहे थे, उन्होंने डिमांड की कि इक्वल वोटिंग होनी चाहिए, नेशनल असेंबली फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन राजा ने मना कर दिया तो थर्ड स्टेट के लोग कोर्ट से निकलकर बाहर चले जाते हैं और टैक्सेस का जो डिसीजन होता है वो पेंडिंग रह जाता है, राजा उसको इम्पोज नहीं कर पाता है। ठीक है। तो एक तो ये रीजन बनता है मेन आउटब्रेक का 14 जुलाई 1789 के इंसिडेंट के। जो कहते हैं ना कि तत्काल घटना, गरम जो सीन था वो ये था कि थर्ड स्टेट कोर्ट से बाहर निकल जाता है स्टेट जनरल की मीटिंग से और बायकाट उसका कर देता है। अब क्या होता है? वो सिचुएशन ऑफ सोसाइटी, उस टाइम कोर्ट के अंदर तो ये सब हो रहा था, स्टेट जनरल की मीटिंग में थर्ड स्टेट बाहर निकल जाता है उसको बायकाट करके।
लेकिन अदर सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा था, अदर सोसाइटी के अंदर ब्रेड की डिमांड बढ़ रही थी। हमने पढ़ा था कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस बढ़ रहे थे, जो निर्वाह संकट था वो बढ़ता जा रहा था, लोगों को खाने के लिए चीजें नहीं मिल रही थी, कीमतें बढ़ती जा रही थी। तो वो सिचुएशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, द सेकेंड पार्ट ऑफ द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। टिल देन कीप वॉचिंग, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।